नमस्कार, मैं डॉक्टर यदु शर्मा आज आपके समक्ष शिक्षा मनोविज्ञान विषय के संप्रत्य को लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद है आपको मेरा प्रयास पसंद आएगा। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, शिक्षा मनोविज्ञान विषय को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थान दिया जाता है। उसका कारण है कि ये केवल सैद्धांतिक पक्ष पर आधारित नहीं है, बल्कि शैक्षिक जगत के व्यवहारिक पक्ष पर भी आधारित है। इस विषय को पढ़ते समय जीवन के व्यवहारिक पक्षों के आधार पर पढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे यह विषय पूर्णतः जीवंत एवं रुचिकर होगा। आइए शिक्षा मनोविज्ञान विषय को पूर्ण मनोयोग के साथ समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। शिक्षा मनोविज्ञान के विकास क्रम का अगर हम अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिक इसका विकास क्रम 16वीं शताब्दी से मानते हैं, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसका विकास क्रम 19वीं शताब्दी से माना जाता है। 16वीं शताब्दी में यूनानी दार्शनिक प्लेटो व अरस्तु को शिक्षा मनोविज्ञान का प्रतिपादक माना गया है, जिसमें कॉस्निक ने प्लेटो को, वहीं स्किनर ने प्लेटो के शिष्य अरस्तु को इसका प्रतिपादक माना है। यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये कि अगर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कॉस्निक ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रतिपादक किसे माना है, तो आंसर है प्लेटो। आपसे ये पूछा जाए स्किनर ने किसे माना है, तो आंसर है प्लेटो के शिष्य अरस्तु। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि 16वीं शताब्दी में यूनानी दार्शनिकों में किन दार्शनिकों को शिक्षा मनोविज्ञान का प्रतिपादक माना गया है, तो वहां ये दोनों उत्तर होंगे, प्लेटो व अरस्तु। सर्वप्रथम प्रकृतिवादी विचारक रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित विचार प्रस्तुत किए थे। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि रूसो ने कहा था कि आप बालक को प्रकृति के सानिध्य में छोड़ दें, प्रकृति खुद ब खुद उसे सिखा देगी। अर्थात रूसो एक ऐसा पहला विचारक था जो बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। नंबर 2, वो प्रकृतिवादी है। उसका मानना था कि बालक की रुचि, उसकी प्रवृत्ति, योग्यता व अभिक्षमता के अनुरूप ही उसे शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी हम उससे बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात पेस्टोलॉजी हर्बर्ट फ्रॉबेल, जो कि यूरोपियन शिक्षा दार्शनिक थे, को माना जाता है, क्योंकि उस समय की जो तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें इन लोगों ने काफी सुधार किए थे। शिक्षा मनोवैज्ञानिक गाल्टन, एबिंगहॉस, जेम्स बिने, कोडाट आदि ने भी शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। 20वीं शताब्दी में थॉर्नडाइक को प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है। थॉर्नडाइक के नाम से आप सभी परिचित हैं, और जब हम अधिगम में बात करेंगे तो अधिगम के सीखने के सिद्धांतों में हम थॉर्नडाइक को विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें इन्होंने सीखने के नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम आदि। अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन ने शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया। शिक्षा मनोविज्ञान, ये जैसा कि आपको इस चार्ट से पता लग रहा है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था शिक्षा के संप्रत्य में कि शिक्षा का उद्देश्य है बालक की अंतर्निहित जन्मजात शक्तियों को प्रस्फुटित करना या बालक का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास करने के लिए बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना। वहां हमने ये भी देखा था कि जब हम परिमार्जन की बात करते हैं या परिष्कृत करने की बात करते हैं, तो सकारात्मक सोच और वांछनीय परिवर्तन, ये 2 दशाएं उसके लिए अनिवार्य है। और जब हमने मनोविज्ञान का अध्ययन किया था तो आत्मा के विज्ञान के रूप में, मन के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में उस विकास क्रम को पढ़ते पढ़ते अंत में हमने माना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। और व्यवहार क्या है? किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करना व्यवहार है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में अब प्रश्न उठता है कि हम किस विषय का अध्ययन करते हैं, तो आपके लिए बताना आसान है कि शिक्षा में व्यवहार का परिमार्जन करते हैं, मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान में व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उन तमाम पहलुओं पर हम इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं जिनको कि हमें परिमार्जित करने के लिए प्रयास करना है। शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं।
कॉस्निक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। इस परिभाषा में जो महत्वपूर्ण बात कही गई है आप ध्यान से देखें, मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग। जब हम लर्निंग थ्योरीज की बात करेंगे, चाहे वो स्किनर है, चाहे पावलव है, चाहे थॉर्नडाइक है या कोहलर है, तमाम प्रयोग इनके द्वारा मनोविज्ञान प्रयोगशाला में किए गए और सारे प्रयोग पशुओं के व्यवहार पर केंद्रित थे। लेकिन हमारे शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने उन पशु व्यवहार वाले प्रयोगों को जब शिक्षा में अप्लाई किया तो हमारा विषय तैयार हुआ शिक्षा मनोविज्ञान। अर्थात जो मनोविज्ञान के सिद्धांत और परिणाम थे उनका जब हम शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो हमारा विषय बनता है शिक्षा मनोविज्ञान। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। हमने जब शिक्षा का अर्थ देखा था तो हमने उसमें देखा था कि शिक्षा की जो व्यापक परिभाषा है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, अर्थात पालने से लेकर शमशान घाट तक जीवन में घटित घटनाओं से जो कुछ भी हम सीखते हैं वह शिक्षा है। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि उन अनुभव जो हमने सीखा हुआ हमारा अनुभव है, ज्ञान है, उसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के माध्यम से हम अपनी भावी समस्याओं का जो समाधान करते हैं या हम निर्णय ले पाने में सक्षम होते हैं, उनकी वर्णन कर पाते हैं, व्याख्या कर पाते हैं, तो उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान के दायरे में रखते हैं। कुल मिलाकर कहने का आशय शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार के परिमार्जन का विज्ञान है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम शिक्षा जगत के प्रत्येक संबंधित जो पहलू हैं, चाहे विद्यार्थी है या वो अध्यापक है, उनके व्यवहार को परिमार्जित करने के लिए हम इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, ये प्रश्न बच्चों आपके कई बार शॉर्ट नोट में भी आता है, बड़ा प्रश्न भी आ जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बताइए, या एक अच्छे अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञाता होना क्यों अनिवार्य है, या बीएड पाठ्यक्रम में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, क्या इसकी उपयोगिता है, इस तरह से प्रश्न आता है। हमने मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र पढ़ा था, मनोविज्ञान के महत्व के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व की बात कर रहे हैं, जो कि शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही मैंने इसमें एक शब्द लगाया शैक्षिक परिप्रेक्ष्य, उसको उन्नत बनाने के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा किए जाते हैं। जैसे नंबर 1, अधिगमकर्ता की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में सहायक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफल क्रियान्विति तभी मानी जाएगी जबकि अधिगमकर्ता उस प्राप्त ज्ञान को सही ढंग से ग्रहण कर सके और सीखे हुए ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में जाकर उपयोग कर सके। अब प्रश्न ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान वहां क्या रोल प्ले करता है। वो जो अध्यापक है उसको बालक के विकासात्मक पक्षों व विकासात्मक स्तरों के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। जब हम विकासात्मक स्तरों की बात करते हैं तो शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं, और जब हम पक्षों की बात करते हैं विकास के, तो उसमें आता है आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामूहिक, नैतिक, चारित्रिक, ये तमाम पक्ष जिनके बारे में हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब ये जो पक्ष हैं, विकासात्मक विशेषताएं, ये बालक की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। बालक जन्म से जैसा उसका सीखने का तरीका होता है, अगर वो 6 महीने का चलना शुरू कर देता है तो अन्य बालकों की तुलना में उसके सीखने की गति तीव्र होती है। 1 साल का अगर वो बोलना शुरू कर देता है तो अन्य बालकों की तुलना में उसके बोलने की गति, भाषा जो उसकी संकलन है वो अन्य की तुलना में बेहतर होता है। तो ये तमाम चीजें हम इसके अंतर्गत सीखते हैं। फिर इसी के आधार पर दूसरे नंबर पर आता है अधिगम की प्रकृति और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक। यानी जैसे उसका विकास क्रम है, जिस तरह से उसके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, वो विकास क्रम उसकी अधिगम की प्रकृति को पूर्णतः प्रभावित करता है। और एक अच्छा अध्यापक व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि अध्यापक का मूल लक्ष्य अपने विद्यार्थी के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। अब प्रश्न ये कि वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक क्या करेगा। उसके लिए अध्यापक प्रभावशाली शिक्षण विधियों का चयन करेगा और चयन करने के साथ साथ उनको क्लास में अप्लाई करेगा। किस विषय वस्तु को किस विधि के द्वारा पढ़ाया जाए जिससे कि अधिगम स्थायी हो, प्रभावी हो
और लंबे समय तक बालक उसको रिकॉल कर सके, इस दशा में उसको अधिगम कराया जाए। तो उस विधि का चयन करने में शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है। बालकों की अधिगम संबंधी समस्याओं को समझने में ध्यान रखें कि शिक्षक शिक्षार्थी जो संबंध है वो भावनात्मक संबंधों पर आधारित है। कई बार लोग कहते हैं, कई बार हम सुनते भी हैं कि ऑनलाइन टीचिंग अगर हो जाएगी तो शायद शिक्षक का स्थान गौण हो जाएगा, लेकिन ये भ्रांति है। शिक्षक का स्थान कभी भी गौण नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो इतनी तगड़ी होती है कि वो बॉन्डिंग जब तक ना हो तब तक पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सहज नहीं हो पाती। उसका कारण इन दोनों के पास इमोशंस हैं। इनको हम यांत्रिक तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। जब कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है उसी समय उसको पता है ये जटिल संप्रत्यय है, वो बीच बीच में सरल उदाहरण देता है, उदाहरणों के बाद फिर प्रश्न करता है जो बोध स्तर के होते हैं। अगर उन प्रश्नों का बालक सही जवाब नहीं दे पाते तो दोबारा उसको एक्सप्लेन करता है, पूरे धैर्य के साथ 3 बार 4 बार वो उसको बताता है, और जब तक बताता है जब तक कि बालक को उस अधिगम संबंधी बाधा से मुक्ति नहीं मिल जाती, तभी बालक की उस विषय में धीरे धीरे रुचि विकसित होने लगती है। तो एक कुशल अध्यापक अधिगम संबंधी जो समस्याएं हैं उनको कैसे समझे, कैसे उनका समाधान ढूंढे, उसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर आता है अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान एवं संरक्षण। शिक्षा आनंद अनुभूति कराने वाला माध्यम है। शिक्षा तनाव सृजित नहीं करता, और जो शिक्षा तनाव देती है उसे हम शिक्षा के दायरे में नहीं रख सकते। एक अच्छा अध्यापक, एक कुशल अध्यापक वो अध्यापक होता है जो अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को संरक्षित करता है, स्वस्थ रखता है उसको, और उसको इतना संपुट प्रदान करता है कि वो तनाव, भग्नाशा, चिंता, अवसाद जैसी मानसिक बीमारियों से हमेशा दूर रहता है। वो प्रत्येक प्रयास में पूरे जी जान से लगता है और अपने दिल की भावनाओं से उस कार्य को शिद्दत के साथ पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का जो रोल है सीखने में, वो भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से कि किस समय किस तरीके से बालक के सामने कंटेंट को रखा जाए ताकि बालक उसको आसानी से समझ सके। फिर है विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक। पाठ्यक्रम निर्माण एक कला है, और पाठ्यक्रम निर्माण का उद्देश्य जब हम उसका निर्माण करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम बालक के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हैं। या किसी भी लेवल पे चले जाएं, हम प्राइमरी से लेकर जब हम विश्वविद्यालय स्तर तक की बात करें, हम उसको बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। और पाठ्यक्रम ऐसा होता है जो देश, काल, परिस्थिति व वातावरण के अनुसार बालक के लिए उपयोगी होता है। समय के साथ हम उसको अपडेट भी करते हैं ताकि हमारा बालक पिछड़े ज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ ना जाए। तो पाठ्यक्रम निर्माण में भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग। सहायक सामग्री की जब हम बात करते हैं तो किसी बात को एक बार आंख से देखना और 100 बार कानों से सुनना बराबर होता है। अगर आप कानों से 100 बार सुनते हैं तो फिर भी आपके भूलने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन आंख से अगर आपने एक बार देख लिया तो उसको भूलने की संभावनाएं सिफर हो जाती हैं। कहने का आशय कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। प्राइमरी लेवल पर इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बालक प्रत्येक वस्तु से परिचित नहीं होता या प्रत्येक तथ्यों से परिचित नहीं होता, लेकिन हम जब सहायक सामग्री के माध्यम से उसको उन चीजों से रूबरू करा देते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ताजमहल पढ़ाना है। अब ताजमहल चूंकि बालक ने नहीं देखा है, अब मैंने अगर ताजमहल का मोमेंटो लाकर उसके सामने रख दिया, अब उस चित्र को उसने एक बार देख लिया, अब वो 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर आगरा जाता है, वो ताजमहल देखता है, तो वो सीन ताजमहल देखने से पहले उसको परसेप्शन होगा उस क्लास की, उस दिन का, जिस दिन ताजमहल उसने कक्ष में बैठ के पढ़ा था। तो जो भी सीखा हुआ ज्ञान है उसका वो तुरंत क्या कर देगा, उपयोग कर लेगा। तो कुल मिलाकर कहने का आशय कि सहायक सामग्री का जो रोल है किसी भी जटिल संप्रत्यय को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठ्यसेगामी क्रिया या पाठ्य पुस्तक रचना में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम बालक के जब हम कार्यक्रम को तैयार करते हैं उसमें पाठ्यसेगामी व पाठ्यगामी क्रियाएं दोनों को बराबर का वेटेज देते हैं, ताकि वह शिक्षण अभिक्षमता के साथ साथ अपनी जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उनमें भी स्वयं को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सके। उसमें भी साहित्यिक होती हैं,
आप अभी देख रहे हैं जैसे अभी हमने ऑनलाइन क्लासें ली और क्लासें लेने के बाद तुरंत आपको एक टास्क दिया है, बहुत अच्छे आप पोस्टर बना रहे हैं, वीडियो तैयार कर रहे हैं, ये आपके जनरल अवेयरनेस का पार्ट होगा। तो ये पाठ्यसेगामी क्रियाओं के अंतर्गत आ रहा है। इधर हमारा पाठ्यक्रम भी पूरा हो रहा है, उधर हम एक अच्छे जागरूक नागरिक की हैसियत को भी पूरा कर पा रहे हैं। इसी प्रकार पाठ्य पुस्तक रचना है। पाठ्य पुस्तक रचना में आपने देखा छोटे बच्चों की जो किताबें हैं बड़ी कलरफुल होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, ग्लेजिंग पेपर होता है, महंगी भी बहुत होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते आते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट किताब आती है, बड़ी सस्ती आती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसको जब पाठ्य पुस्तक इस तरह से कलरफुल मिलती है तो पढ़ने के लिए स्वतः प्रेरित होता है, उस रंगों की वजह से उसकी तरफ आकर्षित होता है। आप और हमको पता है कि जीवन में किताब पढ़ना कितना जरूरी है, इसलिए उस मकसद को ध्यान में रखकर हम ब्लैक एंड व्हाइट किताब में भी रंगों को ढूंढ लेते हैं, हम अपने रंग उसमें सृजित कर लेते हैं, जबकि बालक वो रंग सृजित कर पाने में कैपेबल नहीं होता है। इसीलिए उस पुस्तक को प्रभावी बनाना का काम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम करने का करते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा जब पुस्तक का निर्माण होता है तो हमेशा पूर्व कक्षा पर आधारित पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ उसको लेके जाते हैं, और पहला पाठ हमेशा पूर्व क्लास में जो उसने पढ़ा है उसी से संबंधित होता है। लिखा भी होता है कि पूर्व कक्षा में आपने ये पढ़ा। जैसे ही बच्चा किताब को खोलता है उसे जोश आता है कि ये सब मुझे आता है, मेरा पढ़ा हुआ है, और धीरे धीरे वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ता जाता है और नए कंसेप्ट को सीखता जाता है। इसके बाद आता है आपका अनुकूल समय सारणी बनाना। अनुकूल समय सारणी के माने हैं कि जब हम कक्षा में कोई भी एक्टिविटी करते हैं उस समय जब तक बालक का पूर्ण अटेंशन उस कार्य में नहीं हो, अवधान का लेवल हायर लेवल का नहीं हो, तब तक बात समझना उसके लिए कठिन होता है। तो हम समय सारणी का इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि बालक किस समय मेंटल रूप से फ्रेश है, पूरा कार्य करने के लिए सक्षम है, सही परिणामों तक आने में सक्षम है, तो हम समय सारणी को हमेशा कठिन विषयों को ऐसे समय में रखते हैं कि जब बालक फ्रेश है, और कठिन विषयों सरल विषयों को उस समय रखते हैं जब बालक थोड़ा सा बजट है। जैसे चौथा पीरियड हमेशा इस तरह का रखा जाता है ड्राइंग पेंटिंग का, जिससे कि वो बालक को अपने ब्रेन पर ज्यादा जोर डालने की आवश्यकता नहीं होती। फिर आता है शिक्षण व अधिगम परिणामों का मापन। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से न केवल अधिगम के परिणाम बल्कि शिक्षण के परिणाम भी, कि हमने जो शिक्षण में विधियों का चयन किया था, जो हमने उद्देश्यों को निर्धारित किए थे, जो हमने सहायक सामग्री ली थी, जो हमने कंटेंट लिया था, वो कितना उपयोगी रहा और उसमें कितने सुधार की संभावना है, इनका मापन करने में भी शिक्षा मनोविज्ञान हमें मदद करता है। फिर आता है आपका विशिष्ट बालकों की शिक्षा। ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। विशिष्ट बालक के माने हैं, कई बार लोग समझते हैं विशिष्ट बालक मतलब असामान्य बालक, असामान्य बालक मतलब जो मंदबुद्धि हैं या दिव्यांग हैं, ऐसा नहीं है। विशिष्ट बालक असामान्य बालक होते हैं, और उसमें असामान्य बालकों में प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं। अब उन प्रतिभाशाली बालकों को और जो मंदबुद्धि बालक है उन सबको साथ में लेकर चलना एक शिक्षक का दायित्व होता है। और जब वो कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो अपनी गति को इस प्रकार से संरचित करता है कि वो प्रतिभाशाली बालकों को तो अपनी गति से आगे बढ़ने का अवसर देता है, लेकिन जो मंदबुद्धि हैं उनको भी धीरे 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 परिवर्तन की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। ये समझ उसकी शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही विकसित होती है। इसी के बाद आता है आपका समूह गत्यात्मकता की समझ। समूह क्या होता है? जब एक समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जब कुछ व्यक्ति संगठित होकर प्रयास करते हैं तो उसको समूह कहते हैं। आपने पढ़ा होगा समूह और भीड़। भीड़ वो है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं जब कार्य पूर्ण हो जाता है। लेकिन समूह वो होता है कि वो पूरा गोल, जैसे एक दिल्ली बस जा रही है और दिल्ली बस के लिए जितने यात्री उसमें बैठे हुए हैं सभी समूह में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि सबका लक्ष्य दिल्ली पहुंचना। नेट की परीक्षा की क्लास चल रही है तो इसका मतलब नेट उनका सबका गोल है, तो वो समूह है। लेकिन एक मिक्सिंग में आपने कहीं चौराहे पे खड़े होकर कोई बात कह दी तो समूह नहीं है, वो भीड़ है। तो जब कक्षा कक्ष की हम बात करते हैं तो यह समूह गत्यात्मकता की समझ के माने कि वो एक समूह है जिस सबका एक समान उद्देश्य है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दोनों पक्ष शिक्षक और विद्यार्थी प्रयासरत है। ये समझ यानी सभी के व्यवहार में बराबर इसमें क्या होगा? परिवर्तन आएगा। अंतिम बिंदु है इसका हमारा शैक्षिक प्रशासन को प्रभावी व अनुशासित बनाने की। हम बार बार पढ़ते हैं कि कक्षा वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक के माने हैं कि दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का समुचित अवसर मिलना चाहिए।
और एक अच्छा अध्यापक हमेशा टू वे ट्रैफिक के आधार पर ही व्यवहार करता है। वो अपने विद्यार्थियों की अनुक्रिया का भी पूर्णतः सम्मान करता है। कक्षा को अनुशासित रखने का कार्य जिस प्रकार से एक अध्यापक करता है, वैसे ही एक प्राचार्य या प्रधानाध्यापक शैक्षिक प्रशासन को प्रभावी और अनुशासित बनाने हेतु कार्य करता है। वो सभी स्टाफ सदस्यों को और विद्यार्थियों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, एक लिंक स्थापित करता है, और जितना प्रभावी उसका लिंक होता है उतना ही उनमें आपस में आत्मीय संबंध होते हैं, और वे आत्मीय संबंध ही उस संस्था की प्रगति के मुख्य कारक होते हैं। दूसरी चीज इसमें कक्षा अनुशासित की करने की बात है कि एक जैसी प्रकृति के बालक एक जगह बैठते हैं पक्षियों की तरह। अब जो प्रॉब्लमेटिक है वो सारे एक जगह बैठे हुए हैं। अब आपने उनकी उस क्षमता को पहचाना, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक बालक जो बनते हैं वो हीरोशिप की भावना के कारण बनते हैं, वो हीरो बनना चाहते हैं। और अगर आपने उनको क्लास का मॉनिटर बना दिया या टीम इंचार्ज बना दिया तो ऑटोमेटिक उनका वो ईगो जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, और धीरे धीरे वो भी आपके विकास की जो धारा है उसमें बहने लगेंगे। तो ये तमाम जो गुण है, जो क्वालिटी एक अच्छे शिक्षक में जो आती है, वो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से आती है कि हम किसी भी बालक को हतोत्साहित ना करें बल्कि प्रोत्साहित करें, और प्रत्येक बालक की जो मानवीय और बौद्धिक शक्ति है उसका हम संस्था के और स्वयं बालक के विकास में भरपूर उपयोग कर सके। अब आता है आपका शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र। अभी हमने जो महत्व पढ़ा उसी में से इसका कार्यक्षेत्र निकल कर आता है। डिटेल में जब हम बात करते हैं किसी चीज के महत्व की, तो कार्यक्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि वो कौन कौन से कार्य शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़े जाते हैं या अध्ययन किए जाते हैं। तो पहली चीज आती है इसमें वंशानुक्रम। बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम का महत्वपूर्ण योगदान है। इतिहास गवाह है, अभिमन्यु जब गर्भ में था तो उसकी मां को नींद आने के कारण वो चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सीख पाया, और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहां समझदार बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो ऐसी गर्भवती महिलाओं को सत साहित्य पढ़ने की प्रेरणा देती है, क्योंकि संस्कारों का निर्माण माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। और उस समय अगर माँ ने सत साहित्य पढ़ा हो, अच्छे विचारों को सुना हो, समझा हो, देखा हो, तो उसका प्रभाव उस बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। वो बालक उतना ही सौम्य होता है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, और वो बाय बर्थ होता है सब कुछ। तो वंशानुक्रम शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी है? क्योंकि जो एक महत्वपूर्ण इकाई अधिगम कर्ता के रूप में हमारे सामने आ रही है, उसके वंशानुक्रम के बारे में जानना भी हमारे लिए अनिवार्य नहीं वरन आवश्यक है। उसी से जुड़ता हुआ दूसरा पक्ष है विकास। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरी यूनिट है हमारी। विकास के माने हैं कि विकास के जो स्तर हैं, शिशावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसी प्रकार विकास के जो पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामूहिक, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक, उन तमाम पक्षों का भी प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। विकास क्रम, मान लीजिए उसने धीमी गति से पढ़ना शुरू किया, धीमी गति से चलना शुरू किया है, तो इसका मतलब है कि वो पूरी जिंदगी स्लो लर्नर के रूप में ही काम करेगा। और मान लीजिए तीव्र गति से उसने सीखना शुरू किया, तो उसके जो उस समय की क्षमताएं हैं अधिगम की, वो क्षमताएं क्या है, तीव्र है, तो प्रतिभाशाली बालक भी बन सकता है। इसके बाद आता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम वंशानुक्रम की बात करते हैं, तो ऑब्वियस है कि इन दोनों चीजों से मिलकर हमारे सामने एक नई चीज उभर कर आती है, वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक ही समय में एक अध्यापक एक जैसे वातावरण में एक जैसा पाठ्यक्रम पढ़ाता है, एक जैसी विधि से पढ़ाता है, तो भी परिणामों में अंतर आता है। कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमारी कक्षा में जो ग्रुप बैठा हुआ है, जो समूह बैठा हुआ है, उन सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान हमें उन विभिन्नताओं को पहचानने में मदद करता है कि हम ये पहचान सकें कि कौन सा बालक किस कैटेगरी का बालक है, और उसकी उस क्षमता के अनुरूप हम ऐसा वातावरण उसे निर्मित करके दें जिससे कि वो अपना विकास कर सके। अगला पॉइंट आता है आपका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व पूरी यूनिट है जिसको हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। व्यक्तित्व केवल एक या दो बिंदुओं में हम परिभाषित भी नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्तित्व की जब हम बात करते हैं तो व्यक्तित्व व्यवहार ही है। आपका व्यक्तित्व वैसा ही होगा जैसा आपका व्यवहार होगा, या आपका व्यवहार जैसा होगा वैसा ही आपका व्यक्तित्व निर्माण होगा। तो कक्षा के अंदर अध्यापक बालक के व्यक्तित्व के आधार पर यह अंदाजा लगाता है कि उस बालक की क्या क्षमताएं हैं। अब यहाँ केवल बालक का व्यक्तित्व नहीं बल्कि अध्यापक का व्यक्तित्व बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। कुछ विषय जो जटिल हैं लेकिन फिर भी बालक को रुचिकर होते हैं,
उसका कारण अध्यापक के व्यक्तित्व का प्रभाव। अध्यापक इतना तल्लीनता के साथ, इतना धैर्य के साथ, इतना आत्मीयता के साथ उसमें बात करता है, उसको पढ़ाता है, उसकी प्रॉब्लम को सुनता है, तो बालक को विषय धीरे धीरे रुचिकर लगने लगता है। तो व्यक्तित्व एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें शिक्षक का व्यक्तित्व और विद्यार्थी का व्यक्तित्व, इन दोनों के बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका अपवादात्मक बालक। वही विशिष्ट बालक है, इनको सही ढंग से पहचानना और इनको सही डायरेक्शन में कन्वर्ट करना एक कुशल अध्यापक का दायित्व होता है। इसके बाद आता है आपका अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। सीखने की गति, सीखने का तरीका, सीखने की विधि प्रत्येक बालक की अलग अलग है और उन अलग अलग विधियों के अनुसार उनको सीखने के लिए प्रेरित किया जाना शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। हम पूरी अधिगम की यूनिट पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिससे हम बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पाठ्यक्रम निर्माण। हमने अभी महत्व में भी देखा था कि पाठ्यक्रम निर्माण करना भी शिक्षा मनोविज्ञान कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है कि किस विषय वस्तु को किस तरीके से बालक के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर सरल से जटिल की तरफ पहुंचाते हुए प्रस्तुत की जाए, जिससे कि बालक को उसमें पढ़ने में आनंद की अनुभूति हो। ये पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्लस देश काल परिस्थिति व वातावरण को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है कि बालक जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो ग्लोबलाइजेशन के युग में कहीं पिछड़ा हुआ ना रह जाए। इसके बाद आपका आता है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक अच्छा मनोविज्ञान का जो ज्ञाता अध्यापक होता है वो अपनी कक्षा में बालकों को मानसिक रूप से इतना अधिक संबल प्रदान करता है कि उनके बालक कभी भी टेंशन या डिप्रेशन में नहीं आते। वो तनाव मुक्त होकर अध्ययन करते हैं और जो हम मैस्लो की आवश्यकता का जो सिद्धांत आत्मानुभूति, वहां वो आत्मानुभूति के साथ साथ आनंदानुभूति को महसूस करते हैं और अपनी समस्याओं को स्वयं सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य का व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। फिर आता है आपका शिक्षण विधियां कि कौन सी विषय वस्तु किस शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ाई जाए, समझाई जाए, जिससे बालक उसका अधिक से अधिक गहन अध्ययन कर सके या उसको प्रभावी तरीके से याद रख सके। उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान हमें बहुत सारी विधियां जो परंपरागत आधुनिक नवाचार से युक्त विधियां हैं, जिनको भी हम विस्तार से आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका निर्देशन और परामर्श। अध्यापक कुशल अध्यापक तभी कहलाता है जबकि वो एक अच्छा परामर्शदाता भी होता है, क्योंकि परिवार से जो भी परामर्श मिलता है उसमें विश्वास बालक को तब जाकर होता है जब उसका अध्यापक उसके ऊपर मोहर लगा दे कि ये बिल्कुल सही है। जैसे सब विषय चयन करना, अब अगर उसके पेरेंट्स ने उसे कहा है कि आपको साइंस लेनी चाहिए, मैथ्स लेनी चाहिए, बायो लेनी चाहिए, लेकिन वो उस बात पर तब तक यकीन नहीं करता जब तक कि उसका सब्जेक्ट टीचर उसको ना कह दे कि हाँ तुम्हें साइंस, मैथ्स या बायो पढ़ना है। और वो तब कह पाएगा जबकि उसमें उस बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उसके विकास क्रम को उसने अच्छे से पढ़ा हो, उसकी रुचि, उसकी अभिवृत्ति, उसकी अभिक्षमता, उसकी अभियोग्यताओं के बारे में उस अध्यापक को पूरी जानकारी हो, तभी वो उसको सही ढंग से परामर्श दे सकता है। क्योंकि अध्यापक का परामर्श ऐसा है कि वो उसको एक उत्पादक इकाई बना दे और अगर परामर्श सही ना हो तो उसको विध्वंसात्मक इकाई भी बनाने में वो योगदान दे सकता है। तो बेहतर है कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र का विस्तार से अध्ययन करें और एक अच्छा परामर्शदाता के रूप में अपनी सेवाएं अपने विद्यार्थियों को प्रदान करें। अंतिम बिंदु है इसका मापन एवं मूल्यांकन। जब हम मापन और मूल्यांकन की बात करते हैं तो यहाँ 3 चीजों का हमको मापन मूल्यांकन करना है। नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 विद्यार्थी और नंबर 3 व्यवस्था। व्यवस्था में हमारा प्रशासन भी आता है, व्यवस्था में हमारा पाठ्यक्रम भी आता है और व्यवस्था में जो वातावरण हम उसको दे रहे हैं वो वातावरण भी आता है। इन तीनों चीजों का जब हम सही ढंग से मेजरमेंट कर लेते हैं और परिणाम अगर हमें 100% है तो हम उस क्रिया की बार बार आवृत्ति करते हैं और परिणामों में कहीं हेर फेर होता है तो हम उसमें सुधार करने के लिए संकल्पित होते हैं।
अर्थात मापन और मूल्यांकन, यानी हमारी यात्रा उद्देश्य से प्रारंभ होती है, प्रोसेस हम उसमें पूरा करते हैं, प्रोसेस करने के बाद हम उसका मापन और मूल्यांकन करते हैं। अब इसमें आपकी ये जो पहली यूनिट थी, अब बचता है इसमें आपके शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां, कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम व्यवहार का अध्ययन करें। अगली वीडियो में हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। आप चाहें तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस सीरीज का अगला वीडियो मैं आपको तुरंत प्रस्तुत कर सकूं।